अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक सर्किट सॉल्व करेंगे जहां दो डिफरेंट करंट्स, आउटपुट वोल्टेज और पावर डिसिपेशन फाइंड करनी है। सो लेट्स डू इट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें कि 12 वोल्ट्स की हमारे पास पावर गिवन है, R1, R2 और R3 रेजिस्टर्स हैं। उनके कॉरस्पॉन्डिंग V1, V2 और V3 वोल्टेजेस हैं और यहाँ पर आप देखें कि एक एमीटर लगा हुआ है जो कि करंट मेजर कर रहा है in the circuit. The current is here is I. So let's read it out. A simple resistive circuit is shown in the figure 1. Unfortunately, the ammeter in the circuit is not showing any deflection. Ammeter यहाँ पर वो कह रहा है कि आपके पास ये ख़राब है और ये कोई deflection show नहीं कर रहा. While using voltmeter to identify the fault, it was discovered that the voltage source is functioning correctly, but V1 equals to 0. V1 यहाँ पर हमारे पास 0 वोल्ट्स है, V2 हमारे पास यहाँ पे 12 वोल्ट्स है and V3 again 0 वोल्ट्स है. If only one component is faulty, which is it and what is the fault? Justify your answer. अगर हम अपने सर्किट को देखें तो वोल्टेज रीडिंग्स देखकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फॉल्ट कहाँ पर है. फिर पहली सिचुएशन में अगर हमारे पास वोल्टेजेस गिवन है तो इसका मतलब ये है कि R2 जो है हमारे पास उसके अंदर फुल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, लेकिन बाकी दोनों साइड्स पर अगर देखें R1 और R2 के केस में तो हमें पता चलता है कि करंट फ्लो रुक गया है, एमीटर भी कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा. तो इसका मतलब ये हुआ, ये कंफर्म कर रहा है कि R2 के अंदर फॉल्ट है और इसके ओपन सर्किट होने की वजह से करंट फ्लो नहीं कर रहा. तो ये हो गया पार्ट ए. लेट्स गो टू पार्ट बी. Assume that the voltage V equals to 0 volts and V2 equals to 4 volts and V3 equals to 8 volts. अब यहाँ पे इसने सिचुएशन हमारे पास चेंज कर दी है. V1, V3 और V2 इन तीनों की वैल्यूज चेंज कर दी हैं. V1 equals to 0 volts, V2 equals to 4 volts and V3 equals to 8 volts. Identify the fault component and justify your answer. तो दूसरे केस में टोटल वोल्टेज जो हमारे पास है वो 12 वोल्ट्स है. टोटल वोल्टेज कितना है? 4 + 8 12 वोल्ट्स. ठीक है, तो R2 और R3 ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं वोल्टेज के अक्रॉस, लेकिन R1 पर 0 वोल्ट्स है. इसका मतलब ये है कि R1 शॉर्ट हो गया क्योंकि उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप 0 है. तो इस प्रॉब्लम का आंसर ये हुआ कि R1 के अंदर फॉल्ट है जो कि 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और इसके अंदर फॉल्ट है. So let's go to part 3. Assume that R1 equals to 10 kilo ohms, R2 equals to 20 kilo ohms and R3 equals to 30 kilo ohms. What should be the reading on the ammeter if the components are working perfectly? So इसको हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो पार्ट सी में हमारे पास R1 गिवन है 10 किलो ohms, R2 में हमें गिवन है 20 किलो ohms, R3 में हमें गिवन है 30 किलो ohms. वोल्टेज हमारे पास टोटल है 12 वोल्ट्स. तो करंट अगर हमने टोटल फाइंड करना है तो हम सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट फाइंड करेंगे. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंट फाइंड करने का क्या तरीका है? हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, R1 + R2 + R3 which is equals to 10 kilo ohms plus 20 kilo ohms plus 30 kilo ohms. ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे पास? 60 किलो ohms. इसी तरह बाय ओहम्स लॉ हमें पता है V इक्वल्स टू IR. तो इस केस में R क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. तो अगर हमने I फाइंड करना है तो I इस तरफ आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट विच इज़ इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 60 किलो ohms, 12 वोल्ट्स. तो I हमारे पास क्या आ गया? 0.2 मिली एम्पियर. ये है हमारे पास पार्ट 3 का आंसर.
पार्ट डी में हमने और कुछ भी नहीं करना, बस हमने वी वोल्टेजेस फाइंड करने हैं विच इज़ V1, V2 एंड V3, ये हमने फाइंड करने हैं। तो पार्ट सी से अगर हम देखें, आई हमारे पास क्या है 0.2 मिली एम्पेयर, यहाँ से देखें। उसके बाद हम V1 कैसे फाइंड कर सकते हैं, V1 इक्वल्स टू IR1, तो हमारे पास करंट क्या है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज़ रेजिस्टेंस, तो V1 हमारे पास क्या आ गया 2 वोल्ट्स। इसके बाद इसी तरह हम V2 फाइंड करेंगे, V2 इक्वल्स टू IR2, करंट हमारे पास क्या है 0.2 मल्टीप्लाई बाय R2 हमारे पास क्या है 20, तो V2 हमारे पास आ गया 4 वोल्ट्स। इसी तरह हम V3 फाइंड करेंगे, V3 इक्वल्स टू IR3, आई हमारे पास क्या है 0.2 सॉरी, और R3 हमारे पास क्या है 30, तो V3 का हमारे पास आंसर आ गया 6 वोल्ट्स। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि रेडी रहें आप नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।